दोस्तों नमस्कार। कल मैंने अपने कैरियर के बारे में जो वीडियो बनाया था, उसमें 2 बातें बतानी ज़रूरी हैं और ये है कि 94 जनवरी में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो दूसरी वाली लड़की के 5 साल के बाद या साढ़े 4 साल के बाद मिला। और इस बीच 92 जनवरी में मेरी माताजी का देहांत हो गया था। उनकी बहुत इच्छा थी, जैसा कि देहात की औरतों की होती है, कि मेरे उनके जीते जी एक लड़का हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि उनके ही आशीर्वाद से मुझे 94 जनवरी में पुत्र प्राप्त हुआ। परिवार पूरा हो गया था। पिताजी दिन का दिन बूढ़े हो रहे थे। अम्मा का साथ छूट गया था। 98 के मार्च में काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद हमारा पहला प्रमोशन एज सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स हुआ। हमारा 85 का बैच पूरा प्रमोट हो गया और हम सुपरिटेंडेंट बन गए। उस समय मेरी पोस्टिंग एयरपोर्ट में ही थी। सुपरिटेंडेंट बनने के बाद जो एक गस्टेड पोस्ट होती है, काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। मैं अपनी आदतों से मजबूर था और इस वजह से मुझे सुपरिटेंडेंट बनने के बाद में भी एयरपोर्ट पे किसी ऐसी जगह पर नहीं रखा जाता था जहां पर मैं पैसेंजर के साथ में डील कर पाऊँ। खैर, एयरपोर्ट का टेन्योर ख़त्म हो गया। मेरी पोस्टिंग बॉन्ड में हुई, जहाँ मैं काजू पाड़ा और भयंदर 2 वेयर हाउस देखता था। मैं पहला सुपरिटेंडेंट था जो दोनों वेयर हाउसेस को रेगुलर विजिट करता था, और वहाँ के जो वेयर हाउस के मैनेजर हुआ करते थे, वो सरप्राइज करते थे कि एक सुपरिटेंडेंट रेगुलर विजिट मारता है। बॉन्ड की पोस्टिंग ख़त्म होने के बाद मेरी पोस्टिंग जनवरी 2000 में SIB में हो गई, SIB एक्सपोर्ट में, जहाँ पर काफ़ी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था। एक्चुअली बम्बई कस्टम्स में जब एक ही कलेक्टर हुआ करता था, उस समय SIB एक ही थी, लेकिन जब बाद में इंपोर्ट कमिश्नर अलग बना, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, इंपोर्ट कमिश्नर अलग बना, एक्सपोर्ट कमिश्नरेट अलग बना, तो एक्सपोर्ट कमिश्नरेट के अंदर भी एक SIB बनाई गई और इस तरह से SIB एक्सपोर्ट का बॉम्बे कस्टम हाउस में जन्म हुआ। वहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई। जैसा कि मैंने कल बताया था कि वहाँ पर एक ही अधीक्षक BC मंडल साहब थे और बाकी स्टाफ ज़्यादातर प्राइजर थे या एग्जामिनर थे। 2 या 4 प्रिवेंटिव ऑफिसर थे, जो कस्टम की भाषा में सिर्फ झाड़ू लगाने का काम करते थे। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर पुराना डॉस का एक कंप्यूटर था और कोई भी पैराफर्नेलिया नहीं था। एक टाइपराइटर हुआ करता था। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर JPMB परेरा थे, जो एग्जामिनर से अप्राइजर और अप्राइजर से प्रमोट होकर के आए थे। इसके अलावा हमारे एडिशनल कमिश्नर SK सोमवंशी साहब थे, जिनको भारत सरकार ने 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने काफ़ी DRI में काम किया था। जनवरी का महीना बीता, फरवरी का महीना बीता। हमारे AC साहब हमसे बोलते थे केस करो केस करो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। सिर्फ जो अप्राइजर करते थे उन्हीं के पीछे हमें लगा के रखा हुआ था। होली के टाइम की बात है, मार्च के महीने में सोमवंशी साहब ने एक मीटिंग ली और उन्होंने बोला
कि जिन लोगों ने डीईसी स्कीम में इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, उनका लिस्ट बनाओ और उनके यहाँ पर जा कर के रेड करो। हमने भी 2-4 जगह रेड की। उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेड क्यों करवा रहे हैं और उसका मतलब क्या है। हमारे उस समय कमिश्नर एक्सपोर्ट राकेश शर्मा हुआ करते थे, जो बाद में एडीजी डीआरआई बने। ऐसे ही काम चल रहा था। एक डीपीबी का केस हमें दिया गया, जिसमें कि एक एक्सपोर्टर स्टील के बर्तन एक्सपोर्ट करता था और ज़्यादा डीपीबी लिया करता था। उस केस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। बाद में मालूम पड़ा, उसी एक्सपोर्टर ने बताया कि उस डीपीबी केस में भी हमारे एसी साहब पैसा मांग रहे थे या पैसा नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो केस बुक किया गया। मई का महीना आया, सोमवंशी साहब ने फिर से मीटिंग ली और उन्होंने बोला कि शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में कुछ हेरा फेरी हो रही है, इसके बारे में नज़र रखा जाए। चूँकि वो एडिशनल कमिश्नर थे, डायरेक्टली पूरा एक्सपोर्ट का डाटा उनके पास आता था, उनके पास पूरा सिस्टम का एक्सेस था, वो देखते थे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और इसी तारतम्य में उन्होंने एक टीम मई के आखिरी महीने में बड़ौदा भेजी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। वो टीम जगदीश शरण साहब ने लीड किया और उसमें 2-1 एग्जामिनर थे। जब उस टीम ने वहाँ से रिपोर्ट किया कि यहाँ पर ये ईओयू है ही नहीं, तो हमें एक्टिवेट किया गया कि जो ईओयू का जो सीएचए कस्टम हाउस एजेंट जो है, वो जो क्लियर करता है, उसके यहाँ पर सर्च किया जाए। हम लोगों ने शाम को सीएचए के ऑफिस को सर्च किया जो रेक्स चैम्बर में था, और वहाँ से एक आदमी को पकड़ लिया जो उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का और दूसरी एक्सपोर्ट यूनिट का क्लियरेंस करने के लिए उस सीएचए के पास आया करता था। रात भर उससे पूछताछ की, मॉर्निंग में उसका बयान दर्ज किया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। यहाँ से हमारा रोल शुरू हो जाता है। किसी आदमी को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करो, उसके बाद उसकी रिमांड लेने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है और कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि हमें इसे और आगे जुडिशियल कस्टडी में रखना है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हम जुडिशियल कस्टडी मिलने के बाद उसको अर्थर रोड जेल से कोर्ट की परमिशन के हिसाब से ऑफिस में लेके आते थे, उसका बयान दर्ज करते थे। उसने कुछ ऐसे नामों को उजागर किया था जो उस ईयू के संचालक थे, लेकिन रिकॉर्ड देखने पर उन नामों का कोई तार नहीं मिलता था। जून का महीना ऐसे ही निकल गया। जुलाई के महीने में ओयू का जो एक पार्टनर था, उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। जिसका नाम पहले वाले आदमी ने जो अरेस्ट हुआ था उसने लिया था, उनको सम्मन दिया, तो उन्होंने जाकर के पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया। एंटीसिपेटरी बेल लेकर के वो जब हमारे पास आया तो उसने हमारे को काफ़ी घुमाया फिराया, सीधा उसने कुछ एडमिट नहीं किया। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि जब आप सेक्शन 108 में स्टेटमेंट लेते हो तो जो भी आदमी स्टेटमेंट देता है वो सच बोलता है। अगर वो सच नहीं बोलता तो उसके खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगा करके आईपीसी के हिसाब से मुकदमा चलाया जा सकता है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जब उसको पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट ने बेल दी थी, या जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल दी थी, तो उसने पंजाब का एक एड्रेस जनरेट किया था जो फेक था,
ऐसे ही जब हिमाचल प्रदेश से उसको बेल मिली थी तो उसने हिमाचल प्रदेश से किसी होटल का नाम लिया था और हमें कोई नोटिस नहीं इश्यू हुआ था। खैर जब वो स्टेटमेंट देने आता था तो मैंने उसको चैलेंज किया कि आप यहाँ पर बिना एंटिसिपेटरी बेल के आओ, फिर हम आपको देखते हैं। और उसको ये भी मजबूर किया कि जो ईओयू है उसके पार्टनर को पेश करे। उसके पार्टनर को उसने पेश किया, उसने कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, कोर्ट में सरेंडर नहीं होने दिया गया और उसको हम लेकर के आए, उसको भी अरेस्ट कर लिया। अब 2 आदमी जेल में थे, उनको संभालना था, ऊपर से एक इन्वेस्टिगेशन को आगे करना था। एसआईए के दूसरे ऑफिसर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस बीच एक हाइसी सेलर को हमने सम्मन दिया, क्योंकि हमें मालूम पड़ रहा था कि उसने जब सामान यहाँ से गया है तो उसको मार्केट पे बेचा है। वो हमारे सम्मन का आदर करते हुए ऑफिस में आया और उसका स्टेटमेंट लिया गया, उसको भी अरेस्ट किया गया। 3 लोग हो गए। उसके बाद एक आईसी सेलर को और अरेस्ट किया गया, 4 लोग हो गए। अब इन 4 लोगों की कोर्ट में पेशी, रिमांड एप्लीकेशन, कोर्ट जेल से लाना, उनका बयान दर्ज करना, ये सब चलता रहा। सितंबर या अक्टूबर के महीने में जिस आदमी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बेल ली थी, उसने अपनी कंपनी में जो पहले वाली ईओयू की का कंसाइनमेंट आया था, लाइव कंसाइनमेंट पड़ा था, उसको क्लियर करने की कोशिश की। उसके लिए जो आदमी कस्टम हाउस में आता था उसको भी अरेस्ट किया गया। अक्टूबर 2000 आया, कोई भी लीड नहीं मिल पा रही थी। तो हमने, और इस बीच में हमारे कमिश्नर राकेश शर्मा का ट्रांसफ़र हो चुका था, सोमवंशी साहब थे, चीफ कमिश्नर डी के आचार्य साहब आ गए थे, गोविंदन थम्पी साहब का ट्रांसफ़र हो चुका था, कमिश्नर की जगह एसपीएस पुंडीर साहब आ गए थे। पुंडीर साहब से हमने परमिशन ली कि हमें सूरत भेजा जाए, हम बैंक डिटेल पढ़ना चाहते हैं। और हमने उनको शर्त रखी कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को न बताया जाए कि हम सूरत जाना चाहते हैं। हमारे कमिश्नर ने हमारे को परमिशन दे दी। मैं और विधान चंद्रा सूरत गए, वहाँ पर जाकर के बैंक्स का पूरा पूरा डिटेल हम लेकर के आए और कुछ लोगों को सम्मन देकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे। जिस बैंक को वो लोग यूज़ कर रहे थे वो विमेन कोऑपरेटिव बैंक था, जापा बाज़ार में था। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी उनके खाते हुआ करते थे, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाते हुआ करते थे। जितने खाते हमको मिल सके उनको लेकर के हम लोग वापस आए और उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। नवंबर या दिसंबर के महीने में एसके सोमवंशी साहब के ऊपर सीबीआई की रेड हो गई और इस चक्कर में उनका ट्रांसफ़र हो गया और हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब राजू जी आ गए। राजू साहब ने हमारी मीटिंग ली। हमने राजू साहब को बोला कि साहब इस ईओयू के जो मास्टर माइंड है इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम कापे पोसा करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे को और इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको करने दिया जाए। इस बीच हमने जितने भी मोबाइल डिटेल हमको मिले थे उनको सब मंगा करके तारों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो जितने भी मोबाइल डिटेल थे उनका सबका जो रिंग मास्टर था वो वही था जिसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बेल लिया था। अल्टीमेटली जब बैंक से हमें स्टेटमेंट मिल गए, बैंक के चेक मिल गए और बाकी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिल गए, उनको सबको लेकर के हमने उसको गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट GUQD हैदराबाद को भेज दिया कि इसमें राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन दे दो कि भाई जो हमारे पास में बयान दर्ज करने वाले आए थे उन बयान के जो बयान में जो दर्ज लिखा गया है उनकी राइटिंग क्या किसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से या किसी चेक से मिलती है। और अल्टीमेटली हमारे पास अप्रैल के सेकेंड वीक में वहाँ से रिपोर्ट आई जहाँ से मालूम पड़ा कि कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। और इस बेसिस पर हम लोगों ने कापे पोसा प्रपोजल बनाने की सोची। जब हम कापे पोसा प्रपोजल बनाने के लिए अपने कमिश्नर के पास में गए तो उन्होंने बोला कि इस केस को
आप डीआरआई को दे दो, क्योंकि आपके पास काफे पोसा बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर काफे पोसा का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, जिसमें किसी भी आदमी को जब ऑर्डर इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हो जाता है तो आप उसको साल भर के लिए बिना किसी जमानत के जेल में रख सकते हो, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने 3 महीने के अंदर उसके डिटेंशन को कंफर्म कर दिया है तो। मार्च अप्रैल के महीने में पंडित साहब ने ये बोला, हमने बोला सर हम ही बनाएंगे, हम डीआरआई को नहीं देंगे, क्योंकि डीआरआई में जाने का मतलब ये हुआ कि डीआरआई ने इसके पूरे फ्रॉड को अनदेखा किया है। डीआरआई के पास काफ़ी वॉस्ट जुरिडिक्शन है, फिर भी उन्होंने अनदेखा किया है। इसके मतलब वो लोग इनसे मिले हुए हैं, हम ही इसका काफे पोसा बनाएंगे। खैर अप्रैल के महीने में पंडित साहब को भी ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पर कमिश्नर एम द्विवेदी साहब आ गए। एम द्विवेदी साहब काफ़ी कोऑपरेट किया और अल्टीमेटली हम लोगों ने 8 जून के आसपास काफे प्रपोजल 8 जून 2001 को काफे प्रपोजल हम लोगों ने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में काफे पोसा मिलने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी काफे पोसा सोमनाथ पाल जी ने हमको बुलाया और वहाँ पर हमारी 2 महीने तक परेड करवाई और 2 महीने के बाद अगस्त 14 2001 को 2 भाइयों के ऊपर, सगे भाइयों के ऊपर काफे पोसा डिटेंशन ऑर्डर इशू हुआ, जिसको लेकर के हम लोग बम्बई आए और उसके बाद काफे पोसा डिटेंशन ऑर्डर को सूरत कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। सूरत कमिश्नर ऑफ पुलिस उस समय वीके गुप्ता साहब थे, बहुत टफ आदमी थे। उन्होंने किसी ज़माने में जब सीबीआई में थे तो सुखराम को अरेस्ट किया था। उन्होंने बोला कि हम तो 2 दिन के अंदर डिटेन कर लेंगे, लेकिन जब डिटेन नहीं हो पा रहे थे तो मुझे मजबूर होकर के taxindiaonline.com के एडिटर को कांटेक्ट करना पड़ा और जब उसने एक राइटअप लिखा तो वीके गुप्ता साहब बहुत गुस्सा हुए और उसके बाद उन्होंने छोटे भाई को डिटेन कर लिया। अब जब डिटेन हो गया तो हमें 5 दिन के अंदर रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जो डिटेंशन ऑर्डर के होते हैं उसको देना पड़ता है। हम लोग बड़ौदा सेंट्रल जेल गए और वहाँ पर छोटे भाई को सारे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट दिया और वापस आए। उसके बाद उसकी एडवाइजरी बोर्ड फिक्स हुई, जो जानबूझ करके इन लोगों ने मैनेज करके इंदौर में रखी थी। हमारी पूरी टीम विद ज्वाइंट कमिश्नर राजू इंदौर गई और वहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड अटेंड किया। एडवाइजरी बोर्ड का रिजल्ट हमारे फेवर में रहा और उसका डिटेंशन कंफर्म हो गया। उस एडवाइजरी बोर्ड में 3 दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस थे। सबसे सीनियर जज अरुण कुमार साहब थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। इसके अलावा डीके जैन साहब थे और वीके जैन थे। एडवाइजरी बोर्ड में कंफर्म होने के बाद अब उसके पास में एक ही रिपोर्ट था कि वो गुजरात हाई कोर्ट में, जहाँ पे वो खुद रहता है, सूरत का था इसलिए, या तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जहाँ से हमने काफे पोसा ऑर्डर इशू किया है, जहाँ हमने इन्वेस्टिगेट किया है वहाँ से, और या तो दिल्ली हाई कोर्ट में जहाँ पर काफे पोसा ऑर्डर इशू हुआ है। 3 हाई कोर्ट में कहीं पर भी वो रिट पटिशन डाल सकता है। उसने गुजरात हाई कोर्ट प्रेफर किया और वहाँ पर पटिशन डाला। जब उसकी सर्विस हो गई तो हमें गुजरात के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल को मिलने भेजा गया। मैं अहमदाबाद गया, जजेस कॉलोनी में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल श्री DN पटेल साहब थे, उनसे मिला, जो बाद में हाई कोर्ट के जज भी बन गए और बाद में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और दिल्ली हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने मुझे एक एडवोकेट व्यास के सामने, व्यास को पास भेज दिया। मैं व्यास के पास में गया और उनको ब्रीफ किया। मुझे लग गया कि इस व्यास को काफे पोसा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मजबूरी थी, क्या करते। दूसरे दिन मॉर्निंग में जब हियरिंग हुई तो जस्टिस झुलकिया के कोर्ट के सामने आया। पटिशनर के वकील लखानी ने डेट मांग ली। क्यों डेट मांगी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मजबूरी थी और मुझे वापस बम्बई आना पड़ा। जब दूसरी डेट लगी, उस डेट में
हमारे जॉइंट कमिश्नर राजू साहब का ट्रांसफ़र हो चुका था, दूसरा एक एडिशनल कमिश्नर निर्मल सिंह आ गए थे। उनसे मैंने परमिशन मांगी अहमदाबाद जाने के लिए, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। और इस तरीके से अहमदाबाद में उस केस को हम लोग ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए और पहले भाई का डिटेंशन ऑर्डर गुजरात हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ये बात दिसंबर की है। कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने प्री डिटेंशन पटिशन गुजरात हाई कोर्ट में डाला। उसी जज के सामने जब मामला आया तो उस जज ने ये कह करके पटिशन को इनलिमनी ट्रांसफ़र डिसमिस कर दिया कि आपको पहले आपको डिटेन होना है, उसके बाद ही आपका मामला सुना जाएगा। जनवरी की 1 तारीख 2002 को उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में वेकेशन के टाइम में फिर से पटिशन डाला और दूसरे दिन 1 तारीख को या 2 तारीख की मॉर्निंग में पहला नंबर वेकेशन में वो लिस्टेड था। हम लोग कोर्ट में गए। हमारे वकील जो मेहता साहब थे, साइन में रहते थे। मैंने उनसे बोला कि सर आप आ जाइए। उन्होंने बोला मैं ठीक है, जब मैटर कॉल अप होगा तो आप बताइएगा, मैं 6 नंबर कोर्ट में हूँ। इस बीच में चूंकि केस पहले नंबर पे लिस्टेड था, कॉल हुआ लेकिन मेहता साहब नहीं आए। मैं सीधा कोर्ट के सामने पहुंचा और मैंने कोर्ट को बोला कि इस मामले को आप, कोई अर्जेंसी नहीं है इसलिए वेकेशन में मत सुनिए और इसको रेगुलर बेंच में जाने दीजिए। पहले तो जस्टिस चित्रे थे उस समय, जस्टिस चित्रे एमपी हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के आए थे। पहले तो उन लोगों ने मुझे हड़काया लेकिन बाद में समझ गए कि हाँ भाई ठीक है, मामला गड़बड़ होगा। जब उनको बोला कि वो अब्स्ट्रॉन कर रहा है और उसके खिलाफ हम लोगों ने पेपर में नोटिस भी जारी कर रखा है तो समझ लिया और उसके बाद में मामला रेगुलर बेंच के सामने आया। जब रेगुलर बेंच के सामने आया तो उस समय जस्टिस विष्णु सहाय की बेंच थी और इन लोगों ने उस जस्टिस विष्णु सहाय काफ़ी स्ट्रिक्ट जज थे, इसलिए उसे वहाँ से ट्रांसफ़र करने के चक्कर में सीनियर एडवोकेट सुभाष झा को खड़ा कर दिया। सुभाष झा को खड़ा देख करके विष्णु सहाय ने केस सुनने से मना कर दिया। उसके बाद वह मामला जस्टिस रंजना देसाई के पास गया। रंजना देसाई के सामने भी इन लोगों ने मामले को ये कह करके कि सीनियर एडवोकेट नहीं है और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि रंजना देसाई भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। वो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पीपी थी और गवर्नमेंट के केसेस देखती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज भी बनी। फिर यह मामला तीसरी बेंच में गया जिसमें जस्टिस भट्टा और जस्टिस रेबेलो थे। उनके सामने इस मामले को सुनवाई के लिए पटिशनर ने सीनियर काउंसिल वीआर मनोहर को खड़ा किया। वीआर मनोहर ने रफली 2 दिन तक आर्गूमेंट किया। हमने भी एक सीनियर काउंसिल करके रखा था। सीनियर काउंसिल वीआर मनोहर के आर्गूमेंट को सुन करके मुझे बोला कि हमारे पास में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। तब मेरे पास उस समय लॉ की डिग्री नहीं थी, फिर भी मैंने उस वकील को बोला कि साहब इसने पटिशन में गुजरात हाई कोर्ट में इसका पटिशन डिसमिस हुआ, ये नहीं बताया। अगर कोर्ट को ये बताया जाए तो शायद कोर्ट हमारे फेवर में आ जाएगा। नेक्स्ट डे जब हियरिंग शुरू हुई तो जब कोर्ट ने हमारे वकील को बोला कि भाई ठीक है और कुछ कहना है, जब उनका आर्गूमेंट ख़त्म हो गया तो मैंने कोर्ट के सामने गुजरात हाई कोर्ट का वो ऑर्डर दिखाया जिसमें कि उसी पटिशनर ने गुजरात हाई कोर्ट में अपना पटिशन डाला था और वो डिसमिस हुआ था। उसको देख करके कोर्ट भड़क गया और उसने वीआर मनोहर के ऊपर काफ़ी कटाक्ष मारे और वीआर मनोहर को ये कहना पड़ा कि मुझे पटिशनर ने ये नहीं बताया था। आई नेवर इंटेंडेड टू सप्रेस द फैक्ट, लेकिन पटिशनर ने मुझे नहीं बताया था। खैर, उसका पटिशन प्री डिटेंशन स्टेज में डिसमिस हो गया। अब काफे पोशाक के साथ में पीछे से एक आता है साफेमा। इसमें से जो काफे पोशा में आदमी डिटेन होता है उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का प्रोविजन है अगर वो स्मगलिंग से क्रिएट की गई हो। हम लोगों ने साफेमा अथॉरिटीज़ को पूरी उसके परिवार के भाइयों की सबकी लिस्ट बना के भेजी और उन लोगों ने साफेमा नोटिस भेजा। साफेमा नोटिस से बौखला करके उसने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटिशन डाला जिसमें उसने अपनी वाइफ के नाम से, और उसमें ये बोला कि
उसके पिताजी की को कैंसर है, इसलिए डिटेंशन ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाया जाए। उस डिटेंशन ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसे स्टे किया उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जब मामला दोबारा आया तो उसको स्टे को बढ़ा दिया गया। इस बीच सीनियर काउंसिल राम जेठमलानी साहब कोर्ट में पटिशनर की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काफेपोसा का जो ग्राउंड है उसको ऑफिसर ने हमें दे दिया है और वो ग्राउंड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया। उस समय जस्टिस आर.एस. सोटी साहब कोर्ट में थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसके कॉग्निजेंस लेते हैं। इसको सुन करके दिल्ली के जॉइंट सेक्रेटरी काफेपोसा के अंडर सेक्रेटरी ने एक बॉम्बे कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि जिसने इस डॉक्यूमेंट को लीक किया है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये 2003 जनवरी की बात है। उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मैं गांव चला गया था 13वीं करने के बाद। जब वापस आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये कहानियां हो रही हैं। मेरे कमिश्नर ने मुझे बुला करके काफ़ी डांटा और ये मेरे ऊपर सीधा आरोप लगाया कि तुमने डॉक्यूमेंट लीक किया है, जबकि काफेपोसा के ग्राउंड सील कवर में हमने सील कवर में अपने कबड़ के अंदर लॉक कैन की में रखे हुए थे। मैंने उनको बताया कि साहब सील कवर ये है, देखो इसमें दिल्ली जेएस काफेपोसा की सील लगी हुई, हमने इसको तोड़ा नहीं, हमने लीक नहीं किया। और हमने ये बोला कि ये शायद जेएस काफेपोसा के ऑफिस से ही डॉक्यूमेंट लीक किए गए हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो ड्राफ्ट काफेपोसा डिटेंशन ऑर्डर है। वो ऑर्डर नहीं है, वो डिटेंशन ग्राउंड नहीं है जिसको हमारे पास भेजा गया है। खैर, जैसा कि नॉर्मली डिपार्टमेंट में होता है, किसी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मेरा कमिश्नर जो उस समय शिशिर कुमार था, वो मेरी बलि चढ़ाने के चक्कर में था और इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रेसिडेंट उस समय के एपीजे अब्दुल कलाम को एक ईमेल किया। वो ईमेल उनको 28 फरवरी के आसपास में किया गया, जिस दिन यूनियन बजट पेश किया जाता था उस समय। वो मेल मिलने के बाद उस मेल को प्रेसिडेंट हाउस ने जेएस काफेपोसा के ऑफिस में भेजा। जेएस काफेपोसा ने हमारे कमिश्नर को भेजा और हमारे कमिश्नर ने हमें तलब किया और ये कहा कि ये मेल आपने क्यों भेजा है। मैं बोला सर, आप मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे थे इसलिए मैंने ईमेल भेजा है। बोले हम आपका एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। इस बीच में मेरे दूसरे भाई का गांव में रोड एक्सीडेंट में मर्डर कर दिया गया था, जिसलिए मैं 6 अप्रैल 2003 की बात है, जिसलिए मैं गांव चला गया था। जब वापस आया तो मेरे कमिश्नर ने मुझे काफ़ी खरी खोटी सुनाई और उसके एवज में मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ में काम नहीं करूँगा, मुझे आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। फिर मैंने मेल लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मेल आप हमारे कमिश्नर को ना भेज करके उस आदमी को डिटेन करने की कोशिश करें। जेएस काफेपोसा के ऑफिस ने अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली और उस एसएलपी में जो पटिशनर है उसकी तरफ से चिदम्बरम साहब अपीयर हुए। चीफ जस्टिस सब्बरवाल की कोर्ट में वो मामला गया और चीफ जस्टिस सब्बरवाल ने स्टे हटा दिया। अब उस आदमी को डिटेन करने में कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी काफ़ी दिन तक घुमाते रहे। तीसरा मेल मुझे जून के महीने में फिर प्रेसिडेंट को लिखना पड़ा और अल्टीमेटली वो आदमी जुलाई के महीने में डिटेन हुआ। जब वो डिटेन हुआ तो फिर बड़ौदा जेल में हमने जाकर के डॉक्यूमेंट दिया और उस समय उसने मुझे धमकी के अंदाज में बोला कि पिताजी मर गए हैं, भाई का
एक्सीडेंट में मर गए हैं, अच्छा यही है कि तुम नौकरी छोड़ के चले जाओ। मेरा जॉइंट कमिश्नर वहाँ पर था, उसने भी सुना, और जब हम वापस आए तो मैंने फिर से कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे नहीं रहना है, मेरा मन नहीं लगता है और इस हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में तो रहना ही नहीं है। वो नहीं माना और मुझे फिर से रिटेन किया गया। तब तक मुझे 2000 जनवरी से लेकर के 2003 जुलाई, यानी कि 2002, 2000 पूरा, 2001 पूरा, 2002 पूरा, 3 साल के आसपास हो चुका था। 3 साल से ऊपर, 3.5 साल हो गए थे, फिर भी ये मेरे को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। तो मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रखा था, मेरे हाथ में पसीना आता था, मैं सीजीएच डिस्पेंसरी में जाकर के दवाइयाँ भी लेता था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूँगा। जब वो आदमी की एडवाइजरी बोर्ड हुई, वो बॉम्बे में हुई, तब चीफ कमिश्नर सुब्रतो बसु साहब थे, उन्होंने स्पेशल मैसेंजर भेजा कि एडवाइजरी बोर्ड है, कम से कम आ जाइए, और एडवाइजरी बोर्ड को निपट जाने के बाद आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। एडवाइजरी बोर्ड में हमने केस को संभाला, और एडवाइजरी बोर्ड में दिल्ली से आई थी, जिसका चीफ डीके जैन साहब थे, साथ में वीके महाजन और वीके जैन साहब थे। एडवाइजरी बोर्ड ने उसका डिटेंशन कंफर्म कर दिया, और हमारा दूसरे या तीसरे दिन वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के हमको आयल यूनिट में डाला गया। आयल यूनिट में काफ़ी दिन तक काम करने के बाद मैंने समझा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है या जो कुछ करता है, उसके बारे में जो अलेज रिपोर्ट होती है, क्वांटिटी डिक्लेयर नहीं करता है, अपनी बिल ऑफ लीडिंग में, बिल ऑफ एंट्री में कुछ बताता नहीं है, फिर भी उसको फ्री में अलाउ किया जाता है। जब ये बात मैंने खोली तो हमारे जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर लोगों ने हमारे ऊपर काफ़ी जोर डाला कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या बवाल कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में ज़्यादा मत बोलो। और इसी सीक्वेंस में उन लोगों ने मेरा जब ट्रांसफ़र का, फिर से ऑयल यूनिट से ट्रांसफ़र का प्लान बनाया, तो मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस में जॉइंट कमिश्नर रविंद्र नाथ साहब थे, उनको जाकर के बताया, तो उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पर नहीं काम करना है तो आप यहाँ पर आ जाओ। और इस चक्कर में सितंबर 2004 में मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस में पहुँच गया। 17 सितंबर 2004 को मुझे वहाँ सूरत के रिबेट फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करने को दिया गया। रिबेट फ्रॉड क्या होता है, जब कोई भी आइटम यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन अगर उसी आइटम को आप एक्सपोर्ट कर दो तो जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगी है उस आइटम के ऊपर, उतना सरकार आपको वापस कर देती है। होता ये था कि कोई भी आइटम एक्सपोर्ट नहीं होता था, फिर भी सूरत के एक्सपोर्टर रिबेट लेते थे। उस रिबेट कांड को इन्वेस्टिगेट करते करते हमने जीरो इन किया कि जो 2-4 कमिश्नरेट हैं उनके ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। उन ऑफिसर्स के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके हमने दिल्ली भेजी। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हमारे विजिलेंस के सीनियर ऑफिसर्स लोगों ने जो डायरेक्ट रिक्रूट असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना उचित नहीं समझा, लेकिन जो प्रमोटी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और बेचारे सुपरेंट्स लोगों को और असिस्टेंट जो इंस्पेक्टर थे और जो टेक्निकल असिस्टेंट या क्लर्क बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया। और इस तरीके से दिसंबर की 3 तारीख को सूरत कमिश्नरेट के 46 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 असिस्टेंट कमिश्नर, 2 डिप्टी कमिश्नर और बाकी सुपरेंट, इंस्पेक्टर और क्लर्क लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के 3 महीने बाद, यानी कि मार्च के महीने में उनका रिव्यू होता है। उस रिव्यू को करने के टाइम मुझे मेरे एडीजी ने बोला कि आप फेवरेबल रिपोर्ट दे दो। मुझे मालूम पड़ गया था कि इन लोगों ने
दिल्ली में उस समय के वित्त मंत्री को अप्रोच कर लिया है और शायद कुछ लेन देन भी हुई है। मैंने फेवरेबल रिपोर्ट नहीं दी और इस कारण उस समय की एडीजी मेरे खिलाफ हो गई और उन्होंने मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करने का प्लान बना लिया। मेरे खिलाफ कई कंप्लेन की गई। वित्त मंत्री को बोला गया कि मैंने ईओयू वाले केस में पैसा ले लिया है। पता नहीं क्या क्या लिखा गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये लोग ईमानदारी से काम करने देना नहीं चाहते हैं। जिनको चाहते हैं उनको ये क्रूसीफाई कर देते हैं, उनकी बलि चढ़ा देते हैं। जिनको बचाना चाहते हैं उनसे पैसा लेकर के उनको बचा लेते हैं। इसलिए मैंने जून के महीने में, जून 2005 में मन बना लिया कि मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस में काम नहीं करना है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि 2004 के विजिलेंस वीक में मुझे पब्लिक कंसर्न ऑफ गवर्नेंस ट्रस्ट ने एक अवार्ड दिया था जिसका नाम नवलीन कुमार अवार्ड है, क्योंकि मैंने एसआईबी के उस केस में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था और उसी चक्कर में अपने भाई को भी गवाया था, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। खैर, नवलीन कुमार अवार्ड लेने के बावजूद 2005 की जून के आसपास में जब इतना हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काम करना ठीक ठाक नहीं है। उस समय डीआईजी सीबीआई ईओडब्ल्यू मेरे एक जानने वाले थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर सीबीआई में आ जाओ। मैंने सीबीआई के लिए लेटरल डेपुटेशन का एप्लीकेशन डाल दिया, जो मेरे डिपार्टमेंट ने कभी सीबीआई को फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन सितंबर के महीने में मेरे खिलाफ सीबीसी, सीबीआई, ये वो दुनियादारी, चिदम्बरम, सबके पास में एक चिट्ठी लिखी गई कि मैंने ईओयू वाले केस में 4 करोड़ रुपया सामने वाले से ले लिया है उसका डिटेंशन बचाने के लिए, और उस चक्कर में मेरे को विजिलेंस से ट्रांसफ़र कर दिया गया, सीबीआई में डिप्यूटेशन नहीं होने दिया और मेरे ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मुझे इन लोगों ने ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी घोषित कर दिया, जिसको हम कलिकल भाषा में अंडर क्लाउड बोलते हैं। अब मैं क्लाउड लिस्ट में चला गया और मुझे किसी तरीके से सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं देने का इन लोगों ने मन बनाया। मैं विजिलेंस से निकला, कुछ दिन तक फ्लोटिंग में रहा। उसके बाद मुझे आरएमएस में पोस्ट किया गया। उस समय कस्टम्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो रहा था। वहाँ से इन लोगों ने मुझे हटा दिया, क्योंकि आरएमएस वाज आल्सो टू बी कंसीडर एज सेंसिटिव पोस्टिंग, और इस चक्कर में फिर मैं फ्लोटिंग में आया और वहाँ से फिर मुझे नवा सेवा दे दिया गया। चूँकि मैं अंडर क्लाउड था, इसलिए मुझे वहाँ पर पहले रिव्यू सेक्शन में डाला गया। वहाँ पर 6 महीने काम करने के बाद मुझे ईपी कॉपी के लिए द्रोणागिरी भेजा गया। 6 महीने वहाँ काम करने के बाद मुझे रिफंड सेक्शन में डाला गया और लास्ट में मुझे कंटेनर सेल में डाला गया। इस तरीके से मेरे 2 साल पूरे हो गए। 2008 की अक्टूबर में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया। मैं बॉम्बे कस्टम हाउस आया। वहाँ पर मुझे टैक्स रिकवरी सेल एक्सपोर्ट में डाला गया, जहाँ पर मैं काफ़ी दिन तक, करीब साल भर वहाँ पर रहा। इस बीच 2006 की जुलाई में मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया था और 2009 की जून में मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरा लॉ पूरा हो गया था। जब मैं एसआईबी एक्सपोर्ट में ही टैक्स रिकवरी सेल में था, तभी मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने किसी से डिस्कस किया, मेरे को अगस्त के महीने में एक माइनर पेनाल्टी की चार्जशीट डिपार्टमेंट ने पकड़ा दी मेरा रिटायरमेंट रोकने के लिए। क्योंकि वो माइनर पेनाल्टी की चार्जशीट थी, मैंने उसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया। मैंने बोला ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें मांगी डिपार्टमेंट से, जो जैसे सीवीसी की फर्स्ट एडवाइस मांगी, ये मांगी, वो मांगी। उसमें मालूम पड़ा कि मुझे अभी एक और चार्जशीट फेस करनी है। मैं टैक्स रिकवरी सेल में काम कर ही रहा था। इस बीच पोस्टिंग आ गई, मुझे कार्गो कॉम्प्लेक्स पोस्ट किया गया। जैसे कार्गो कॉम्प्लेक्स की पोस्टिंग आई, मेरे को टैक्स रिकवरी सेल से रिलीव करके कार्गो कॉम्प्लेक्स भेज दिया गया। और वहाँ पर मुझे आरबीआई का जो एक्सपोर्ट का डाटा आता है, उसके हिसाब से जिन लोगों ने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, जिनका रेमिटेंस नहीं आया है, उसका पूरा डाटा बनाना था। मैंने 9 दिसंबर
2010 को 9 को 1 महीने का नोटिस दे करके वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन डाली। विजिलेंस वालों ने, जहां पर मैंने काम किया था, उन लोगों ने मेरी रिटायरमेंट के नोटिस को एक्सेप्ट करने के लिए कमिश्नर को मना कर दिया और इस तरीके से कमिश्नर ने मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आपका 1 महीने का नोटिस नहीं होता है, आपको 3 महीने के अंदर बताएंगे। यानी कि मुझे 8 मार्च तक वेट करना था। 8 मार्च के पहले ही जब मैं कमिश्नर से मिला, उन्होंने बोला कि मेरे को तो वही काम करना है जो मुझे विजिलेंस बोलेगा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और इस तरीके से मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट का एप्लीकेशन इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। चूँकि मैं लॉ पूरा कर चुका था, इसलिए मैंने फिर से मई के महीने में एक एप्लीकेशन डाली कि भाई मैं तो 50 साल की उम्र पूरा कर चुका हूँ और 20 साल की मेरी नौकरी भी हो गई है, मैं सस्पेंशन में नहीं हूँ, इसलिए मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर 56 के एक्सेप्ट किया जाए। FRSR 56 के है, जिनको नहीं मालूम है वो FRSR 56 के पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से इन लोगों ने मुझे 9 अगस्त 2010 को डिपार्टमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट का लेटर दे दिया और मैं 9 तारीख को डिपार्टमेंट से राम राम करके बाहर निकल आया। ये मेरी कहानी थी जो मैंने SIB एक्सपोर्ट ज्वाइन करने में 2006 और 2010 तक झेली, जिसमें कि ईमानदारी करने का सबसे बड़ा जो फल मुझे यही हुआ कि मेरे खिलाफ 2 चार्जशीट थी, मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेरी पेंशन रोक दी गई, मेरा ग्रेचुइटी रोक दी गई और मैं अब 2010 के 10 अगस्त से बिल्कुल फ्री था। मेरे पास में जीने का कोई ठिकाना नहीं था, ना तो एक पैसे की इनकम थी। 15 अगस्त के आसपास मेरी बड़ी वाली बिटिया को अमेरिका आना था। उसका सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी में MS करने के लिए एडमिशन हो चुका था। मेरे पास में उसकी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। अब ये सब मैंने कैसे किया है और मेरी अगली इनिंग कैसे शुरू हो रही है, मैं अगले एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। इस बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है और इससे कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो मेरे वीडियो को काफ़ी जगह फैलाएं, वायरल करें, शेयर करें, जिससे कि मेरी तरीके से दूसरा कोई मुसीबत में ना फंसे। अब तक के लिए इतना ही। आगे मैं अपने एडवोकेसी की फील्ड में प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। अभी तक ये वीडियो करीब 43 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं इसे बंद करता हूँ। आप लोगों को, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए सुप्रभात और जो बाकी जगह पर हैं उनको यथोचित गुड आफ्टरनून या गुड नाइट। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।